Hmm. Hello students, welcome to न्यू स्टडी चैनल एंड दैट इज न्यू स्टडी पॉइंट जो आपका फेवरेट है। और आज हम हाइड्रोकार्बन में जो अल्केन है उसकी लास्ट सीरीज को पढ़ते हैं और इस पे हम थोड़ा सा वर्क करते हैं क्योंकि हमने कल आपको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ा ही दिया था कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी ऐसा ऑक्सीडेशन जो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होता है। कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन के रेट को या तो फास्ट कर देते हैं या स्लो करते हैं, लेकिन रिएक्शन में खुद कंज्यूम नहीं होते। ओके, तो आज जो अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे यानी केमिकल प्रॉपर्टीज का जो अगला हिस्सा है वो हम अल्केन में पढ़ेंगे। पहला जो फोर्थ पॉइंट है जो कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के जस्ट बाद आता है उसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, पायरो मीन्स होता है फायर, पायरो मीन्स होता है फायर और लिसिस माने होता है ब्रेकिंग या टूटना। ब्रेकिंग मीन्स होता है टूटना, राइट। इस पायरोलिसिस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। या इसका दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। या इसी का चौथा नाम है क्रैकिंग, है ना। तो इसको हम इतने नामों से जो है वो पुकार सकते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय यूजिंग टेम्परेचर या बाय यूजिंग हीट, बाय यूजिंग टेम्परेचर या आप हीट कह सकते हैं, बाय यूजिंग टेम्परेचर या इसी को हीट कहा जा सकता है। यानी बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ब्रेक कर देते हैं, हीट सप्लाई करके जो है उनको ब्रेक कर देते हैं। ऐसी प्रक्रिया को पायरोलिसिस कहा जाता है। पायरोलिसिस, जैसा कि मैंने नाम से आपको डिनोट करा दिया है कि पायरोलिसिस मीन्स होता है कि हम फायर के द्वारा यानी हीट को सप्लाई करके हम कंपाउंड्स को जो है वो तोड़ेंगे। तो ये अल्केन के केस में जो है होता है, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन या फ्रेगमेंटेशन या क्रैकिंग के नाम से जो है जानते हैं। अगली जो प्रक्रिया है उसका नाम है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। और इसका इफेक्ट इतना होता है कि केवल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बदल जाने की वजह से जो कंपाउंड है उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंजिंग आ जाती है, यानी बदल जाता है वो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर into another isomer, क्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ऐसे बता रहे हैं आपको कि जो स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको ब्रांच में बदल दिया जाए, तो ये आइसोमेरिज्म का एक तरीका है। एग्जांपल के तौर पे देखिए जरा, ये मेरे पास कार्बन है, अब देखिए ये मेरे पास कार्बन है और इसी को हम बदल दें किसमें, ऐसे बदल दें, ऐसे बदल दें। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो है वो स्ट्रेट चेन है जिसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे बेटा, एन ब्यूटेन। और इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन।
आइसो ब्यूटेन बोलेंगे। इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन पे भी दिखाया जा सकता है। देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है वो शो किया जाता है, यानी कि उसमें जो लाइंस होती हैं उनको शो कराया जाता है, एवरी क्रेस्ट एंड डेप्थ इज कार्बन। तो ये आपके सामने बन जाएगा और यहाँ पे ये ग्रुप जो है वो लग जाएगा जो यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो ये आइसोब्यूटेन जो है वो कहलाता है। यानी आइसोमेराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। यानी इसमें होता है कि कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अनदर आइसोमर, स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड्स। आपके सामने मैंने एग्जांपल लिख दिया। छठी जो प्रॉपर्टी है अल्केन की उसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी कंपाउंड को एरोमेटिक बना दिया जाए, यानी बेंजीन रिंग उसके अंदर प्रेजेंट हो जाए। मेनली यही देखा जाता है कि बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट हो जाए, तो एरोमेटाइजेशन हम उसे बोलते हैं। मींस होता है कि एली साइक्लिक कंपाउंड, एली, अच्छा ये जो कंपाउंड्स मैंने आपको बताया है इसको बदला जाता है AlCl3 प्लस HCl के प्रेजेंस में, है। तो एरोमेटाइजेशन दैट इज एली साइक्लिक कंपाउंड, जो एली साइक्लिक कंपाउंड हैं उनको जो है वो बदल दिया जाएगा, किसमें कर दिया जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में बदल दिया जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है उसका नाम है हेक्सेन। कौन सा हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इस पे हमने क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का प्रयोग किया और Al2O3 जिसको एल्यूमिना बोलते हैं इसका हमने प्रयोग किया, तो ये बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। इधर जो आपका था उसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और इधर जो है वो हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा। तो आप देखिए कि एली साइक्लिक कंपाउंड को आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो है वो बदल दिया। आपको केवल प्रॉपर्टी सीखनी है, अभी ये नहीं सीखना है, बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जाना है। आपको ये सीखना है कि व्हाट इज एरोमेटाइजेशन, व्हाट इज आइसोमेराइजेशन एंड व्हाट इज पायरोलिसिस। ओके, इतनी सारी प्रक्रिया जो है वो आपको देखनी है। अगली जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर उसका नाम है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या इसी को हम बोलते हैं रोटेशनल आइसोमेरिज्म। रोटेशनल आइसोमेरिज्म, रोटेशनल आइसोमेराइजेशन या रोटेशनल आइसोमेरिज्म आप बोल सकते हैं, आइसोमेराइजेशन बोल सकते हैं। आइसोमेरिज्म लिखिए आप, ज्यादा सही रहेगा। रोटेशनल आइसोमेरिज्म। ओके, क्या होता है, तीन प्रकार का कंफर्मेशन जो है वो पाया जाता है। पहला जो कंफर्मेशन है उसका नाम है एक्लिप्स, एक्लिप्स फॉर्म। सेकेंड है उसको बोलते हैं गाउच फॉर्म या इसी को स्क्यू भी कहा जाता है, स्क्यू फॉर्म। और थर्ड जो है उसका नाम है स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म कहा जाता है, स्क्यू फॉर्म। जिसमें से एक्लिप्स जो है वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। वाई, ड्यू टू मैक्सिमम रिपल्सन, मैक्सिमम रिपल्सन, मैक्सिमम रिपल्सन की वजह से ये बहुत ही लेस स्टेबल है। और स्टैगर्ड जो है मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन। हम बनाते हैं, देखिए ये हमने कार्बन को दिखाया है डॉट से और इस कार्बन पे बहुत सारे H लगे होंगे, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे H
और इसको हम देखेंगे H। ऐसे ही पीछे एक कार्बन होगा और उस कार्बन पे भी क्या लगा होगा, H, H और H। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा कार्बन, जैसे ये मेरी चौक है ना, तो कोई मॉलिक्यूल अगर ऐसा दिखाई दे रहा तो उस मॉलिक्यूल को ऐसे देखेंगे तो एक फ्रंट कार्बन दिखाई देगा, एक बैक कार्बन होगा, तो उस बैक कार्बन को हम डार्क सर्कल से दिखाते हैं, एक सर्कल से दिखाते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि कहीं ये कार्बन यहाँ पे होगा। तो ये जो केस है ना, इसको एक्लिप्स कहा जाता है, एक्लिप्स। तो आप देख लीजिए कि एक्लिप्स के केस में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों का करीब करीब है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा। अब इसी को हमने क्या किया है कि 60 डिग्री पे रोटेट करा दिया है, यानी इसको एक को हमने स्टेशनरी रखा है, चाहे पीछे को घुमा दो चाहे आगे को घुमा दो, तो ये होगा क्या कि ये जो आपके सामने जो हाइड्रोजन होगा वो एक तो ऐसे आ जाएगा, एक H और एक H ऐसे आ जाएगा, और दूसरा वाला जो कार्बन होगा, आप ऐसे समझिए, दूसरा वाला जो कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। आप देख लीजिए कि मैंने इसको 60 डिग्री जो है वो रोटेट करा दिया, तो इस स्टेज को बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए कि इस H और इस H के बीच में दूरी है, यानी यहाँ पे जो रिपल्शन है वो मिनिमम है, तो जो मिनिमम रिपल्शन की वजह से ये जो ये स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके अंदर जो रिपल्शन है वो कम है। अच्छा, इन्हीं दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट है वो कौन है? स्क्यू ऑफ गॉज। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बना दें स्क्यू गॉज का, तो ये देखिए आपके सामने हमने बनाया H, ये है H और ये क्या है? H। अच्छा, दूसरा क्या है? यहाँ पे अब अगर इतने पे आ जाए H, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाए? H आ जाए, तो ये अगर हम इसको 10 डिग्री रोटेट कर दें मिनिमम, यानी 10 डिग्री अगर हम रोटेट कर दें तो इसे स्क्यू या गॉच फॉर्म जो है वो बोला जाता है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में कि जो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं, ये इसको रोटेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसमें एक कार्बन को स्टेशनरी रखा जाता है, दूसरे कार्बन को रोटेट करा दिया जाता है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। जब रोटेट नहीं कराते तो उसे एक्लिप्स बोलते हैं, करा देते हैं तो उसे स्टैगर्ड बोलते हैं। आपके सामने मैंने सारी कंडीशन लिख दी है। तो ये अल्केन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, वो हमने आपको बताया। और अगर आपको मेरा ये कमेंट जो है, सॉरी, ये जो मेरा जो लेक्चर है, अगर ये पसंद आया है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।